मूवी की शुरुआत में छोटी इंदिरा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बुआ उसकी माँ को वहाँ से जाने को बोलती है और उसे कमरे में बंद करवा देती है, इसलिए उसकी बहस अपनी बुआ से हो जाती है। दरअसल इंदिरा की माँ को टीबी की बीमारी है और इंदिरा गुस्सा होकर अपने दादू के पास उसकी शिकायत करने जाती है, जिस पर उसके दादू उसे इंद्रप्रस्थ की कहानी सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि शासक वो नहीं होता जो छोटी लड़ाई लड़े, शासक वो होता है जो देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़े। फिर हमें 1962 ईस्वी को दिखाया जाता है, जहाँ पर युद्ध के दौरान चीनी फौज असम में घुस जाती है, जिस कारण इंदिरा के पिता सभी देशवासियों को इसके लिए अफसोस जाहिर कर रहे होते हैं। इस कारण बहुत से लोग असम छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, पर तभी इंदिरा असम जाती है और सभी को बोलती है कि आप अपना गांव छोड़कर ना जाएं, जल्द ही इंडियन आर्मी यहाँ पर आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। संयुक्त राष्ट्र के दबाव के कारण चीन को पीछे हटना पड़ता है, इस कारण इंदिरा सुर्खियों में रहती है। जवाहरलाल नेहरू जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही होती है, इसलिए वो इंदिरा से कहते हैं कि सिंडिकेट वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। फिर हम इंदिरा को अपने पति फिरोज गांधी के साथ देखते हैं, जहां पर उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। कुछ सालों के बाद इंदिरा को उपल से पता चलता है कि उसके पिता ने आनंद भवन को उसके बुआ के नाम कर दी है। ये जानकर इंदिरा बहुत ही नाराज हो जाती है। दरअसल इंदिरा फिरोज के मौत के बाद वो अपने बच्चों के साथ वहीं पे रहना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया है और उसके उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिस कारण उनके पार्टी में बहुत कोई नाखुश थे। मिस्टर काव इंदिरा के पास जाते हैं और बताते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अपना अलग मुकाम बनाना चाहता है। दरअसल शेख मुजबिर रहमान ने पूरे मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत लिया है, जिस कारण ये हार EI खान को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पे बंगालियों को मार काट कर फेंकना शुरू कर दिया है, जिस वजह से लाखों में शरणार्थी इंडिया में आ रहे हैं। इसके लिए कुछ करना होगा। इंदिरा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करती है। सभी मंत्री इसका समाधान करने को बोलते हैं, नहीं तो इंडिया जैसे घनी आबादी वाले देश में शरणार्थी मुसीबत बन जाएंगे। इंदिरा अटल बिहारी वाजपेयी से जाकर मिलती है तो वाजपेयी जी इंदिरा से बोलते हैं कि इस हालात में हम सब आपके साथ है। इंदिरा बोलती है कि दुनिया के सभी ताकतवर देश हमारे खिलाफ हैं, पर सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ नहीं है। इस पर अटल जी बोलते हैं कि खिलाफ भी नहीं है पर साथ भी नहीं है। इंदिरा बोलती है कि इसका एक रास्ता भी है, दोस्ती का हाथ। इसके बाद सैम बहादुर को देखते हैं जो इंदिरा गांधी से मिलता है। इंदिरा सैम से बोलती है कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद करना ही ठीक होगा, नहीं तो भारत में लाखों लोग शरणार्थी बनकर आ रहे हैं, जिस कारण देश में दंगा हो सकता है। सैम बहादुर बोलता है कि मैं आपको बांग्लादेश दे सकता हूं, पर इंडियन आर्मी जब आगे बढ़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगी और आप किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएंगी। इंदिरा इसके लिए मान जाती है। वो सोवियत यूनियन से आपसी समझौता करती है। इन दोनों देशों के बीच आने वाले संकट में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद इंदिरा फ्रांस जाती है, जहाँ पर पेरिस के प्राइम मिनिस्टर उनसे कहते हैं कि अगर अमेरिका भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का साथ देता है तो मैं अमेरिका का साथ दूंगा, पर अगर पाकिस्तान भारत से पहले युद्ध के लिए पहल करता है तो फ्रांस न्यूट्रल में रहेगा। असेंबली हॉल में विपक्ष दल बांग्लादेश को लेकर इंदिरा गांधी को घेरते हैं कि आपने बांग्लादेश के लोगों को निर्वासित सरकार बनाने का मौका दिया तो उन्हें औपचारिक सरकार का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। इंदिरा बोलती है कि ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान इंडिया में हवाई हमला कर देता है, जिस कारण अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपने नेवी शिप को ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए रवाना कर देता है। इंदिरा सैम को इस बात की जानकारी देती है, जिस पर सैम बोलता है कि मैं आपको 12.5 दिनों के अंदर ईस्ट पाकिस्तान आपको गिफ्ट कर दूंगा। इसके बाद दोनों देशों के युद्ध को दिखाया जाता है। जब अमेरिका नेवी शिप पाकिस्तानी सोल्जर्स के हेल्प के लिए पहुंचती है तो वो देखती है कि पाकिस्तानी आर्मी घुटने टेक चुकी है, जिस कारण उन्हें भी उस समझौते को मानना पड़ता है। इस जीत के बाद इंदिरा को लोग चंडी दुर्गा का रूप मानने लगते हैं। फिर हमें 2 जुलाई 1972 शिमला को दिखाया जाता है, जहाँ पर इंदिरा भूटो समझौता पे हस्ताक्षर कर युद्ध में पकड़े गए सैनिकों को रिहा कर देती है, साथ में जीते गए POK के जमीन को भी वापस कर देती है। इस बात से विपक्ष नाराज थी, पर इंदिरा इसी बीच मई 1974 राजस्थान के पोखरम में न्यूक्लियर टेस्ट करवाती है, जो सक्सेसफुल होता है, जिस कारण इंदिरा प्रभावशाली नेता के रूप में उभरती है। इसके बाद इलाहाबाद का उच्च न्यायालय को दिखाया जाता है, जहां पर इंदिरा के ऊपर आरोप लगा होता है कि उन्होंने रायबरेली के इलेक्शन कैंपेन में सरकारी कर्मचारियों की मदद ली थी, पर इंदिरा इस बात को खारिज कर देती है, जिस पर विपक्ष वकील के सबूतों के आधार पर कोर्ट कांग्रेस पार्टी को आदेश देती है कि वे 2 हफ्तों के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुने और इंदिरा को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंध करती है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है और इंदिरा को नए प्रधानमंत्री चुनने का दबाव डाला जाता है। पर इंदिरा और संजय गांधी इस बात से नाराज हो जाते हैं। इंदिरा संजय गांधी को बोलती है कि क्या नहीं किया मैंने जनता के लिए, पर मुझे क्या मिला, आज मुझे ही अपने पद से हटाया जा रहा है। विपक्ष पार्टी जगह जगह पे रैली करके इस मुद्दे को उछालती है, जिस कारण इंदिरा देश में आपातकाल की घोषणा करती है और सभी अधिकारियों को अपने विपक्ष में बोलने वाले नेताओं को अरेस्ट करने का आदेश देती है और सभी को रातों रात अरेस्ट कर लिया जाता है। मीडिया में इस आपातकाल को एक काला
काला धब्बा के रूप में बताया जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद ढाका के मुजबिर जी के घर को देखते हैं, जहाँ पर कुछ उपद्रवी उनके पूरे फैमिली को जान से मार देते हैं, जिस कारण इंदिरा डर जाती है और 15 अगस्त पे जनता को लाल किले पर संबोधित करने नहीं जाना चाहती। पर संजय गांधी के समझाने के बाद इंदिरा गांधी लाल किले पे भाषण देने के लिए जाती है, जहाँ पर सभी देशवासी को लगता है कि आज इंदिरा गांधी इमरजेंसी को हटाने का आदेश देगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिस कारण सभी निराश हो जाते हैं। पर इंदिरा को अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लगती है और वो डिप्रेशन में जाने लगती है। फिर हमें 1976 तुर्कमान गेट दिल्ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर संजय गांधी गुजर रहे होते हैं, पर वहाँ के रास्ते में जाम लगने के कारण संजय गांधी उस जगह पे रह रहे लोगों को वहाँ से जबरन विस्थापीकरण करवाते हैं और जहाँ पर विस्थापित लोगों के लिए घर बनाया जाता है, वहाँ पे दिक्कतें होने लगती है। दरअसल वहाँ की जनसंख्या लाखों में थी, पर रहने की व्यवस्था 10,000 लोगों की ही की गई थी, जिस कारण बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में जबरन नसबंदी किया जाने लगा है, जिस कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती है और जनता उनसे नाराज हो जाती है। कुछ दिनों के बाद इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी हटाने के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी घोषणा करती है, जिस पर संजय गांधी अपने मां पर गुस्सा होते हैं। इमरजेंसी हटाने के कारण सभी अरेस्ट किए गए नेताओं को रिहा कर दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपनी नई जनता पार्टी बनाते हैं और इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं। नई सरकार आते ही इंदिरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी का बागडोर संजय गांधी संभालते हैं। इंदिरा 26 दिसंबर 1978 को जेल से रिहा होती है और वो जयप्रकाश नारायण जी से मिलती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है, जिस पर जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि पश्चाताप के आग से निकला हुआ जीवन किसी पुनर्जन्म से कम नहीं होता और बोलते हैं कि इस देश ने तुम्हें गुड़िया से प्रधानमंत्री बनाया था, एक बार इस महान देश के लिए सब कुछ खो के तो देखो गुड़िया, इससे बड़ी जीत कुछ नहीं है। बेलची गांव के कुछ लोग इंदिरा के पास अपने गांव की हिंसा की बात लेकर उनके पास जाते हैं, जिस कारण इंदिरा उनके गांव में जाती है और उनकी समस्याओं को सुनती है। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री शिवचरण सिंह जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद 17 जनवरी 1980 को कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करती है। संजय गांधी को कैबिनेट में जगह न देने के वजह से संजय गांधी अपनी मां से नाराज रहने लगते हैं। एक दिन जब वे प्लेन उड़ा रहे होते हैं, तभी प्लेन में तकनीकी खराबी होने के कारण प्लेन क्रैश हो जाती है और संजय गांधी की मौत हो जाती है, जिस कारण इंदिरा टूट जाती है और वो टुपुल से बोलती है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी अस्थियां नदियों में मत बहाना, मुझे नदी की गहराई से बहुत डर लगता है, मुझे हिमालय पर्वत बहुत पसंद है, मेरे अस्थियों को पर्वत में विसर्जित कर देना। राकेश शर्मा जो भारत के वायुसेना के पायलट रह चुके हैं, वो सोयूज CT-11 में उड़ान भरते हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए सभी कॉस्मोनॉट्स में सिर्फ वे इकलौते भारतीय हैं। इंदिरा गांधी राकेश शर्मा से बात करती है और पूछती है कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है, जिस पर वे बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर हम ऑपरेशन ब्लू स्टार को देखते हैं, जहां पर कुछ उपद्रवियों को मार गिराया जाता है। इसके बाद इंदिरा अपने आवास से बाहर जा रही होती है। उसी वक्त उनके सुरक्षा में लगे जवान उन्हें गोलियों से छन्नी कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।